फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और इस टॉपिक को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, इस टॉपिक को हम पीरियड्स भी कहते हैं। और उर्दू ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर, ख़वातीन के अंदर जो पीरियड्स चलते हैं, माहवारी साइकिल चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का नाम देंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और ये प्रोसेस कितने दिनों तक चलता है, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इट इज आल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी नाम देते हैं। और ये साइक्लिक चेंजेस होती हैं। क्या लिखेंगे कि इट इज साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि ये साइकिल चलता है फीमेल के अंदर, और ये जो साइकिल है वो तकरीबन 28 दिनों तक जो है मतलब चलेगा। 28 दिनों के बाद फिर से रोटेट करेगा, और 28 दिनों में आप कह सकते हैं कि ये साइकिल जो है ये 28 दिनों में जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आप देखिएगा जरा, इट इज कंप्लीटेड आफ्टर 28 डेज, के 28 दिनों के बाद ये साइकिल जब क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन आता है जिसको हम क्या कहेंगे, गोनेडोट्रोपिन। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन है, इनमें दो हार्मोन होते हैं, एक को हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान में रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों मजमूई तौर पर गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं, और ये दोनों हार्मोन इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब आप देखिएगा कि इस प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें, इस प्रोसेस की तारीफ करें, डेफिनेशन देखें, तब क्या होता है कि ये साइकिल जो है चेंजेस लाता है, तब्दीलियां लाता है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। किस चीज के स्ट्रक्चर में और किस चीज के फंक्शन में, दो चीजें हैं कि हमारे पास जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो ओवरी है और यूट्रस है, ओवरी और यूट्रस के फंक्शन में, ओवरी और यूट्रस की जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस आती हैं उनको हम क्या कहेंगे, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाता है। अब ये जो साइकिल है इसमें दो तरह की चेंजेस आती हैं, कुछ चेंजेस आती हैं ओवरी के अंदर, कुछ चेंजेस आती हैं यूट्रस के अंदर। अगर चेंजेस ओवरी के अंदर आ रही हैं तब हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल, मतलब ओवरी साइकिल का भी नाम देते हैं। और जो चेंजेस आएंगे यूट्रस के अंदर उसको हम यूट्रस साइकिल कहेंगे या यूट्रीन साइकिल का भी नाम देते हैं। अब इन दोनों चेंजेस या इन दोनों साइकिल का जो मजमुआ होगा कलेक्टिवली, उसको हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देंगे। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। और एवरेज एज जो है फीमेल के अंदर जब बच्ची जो है वो तकरीबन 13 साल की एज तक पहुंचती है, तब उसके अंदर जो ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, मिनार्की। इसको हम क्या बोलेंगे, मिनार्की का नाम देंगे। और इसी तरह जब फीमेल्स जो हैं वो 40 ईयर मतलब 40 से बाद की एज, 50 से पहले की एज, इस एज तक पहुंचती हैं, तो उनके बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, मेनोपॉज का नाम देंगे। ये दो टर्म्स आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब आप देखिएगा जरा कि हमारे पास ये जो साइकिल है इसके अंदर 4 तरह के फेजेस आते हैं, 4 तरह के फेजेस, 4 तरह के स्टेजेस, जिसको आप कह सकते हैं 4 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर स्टेज, फॉलिक्यूलर स्टेज। सेकंड स्टेज जो है वो है ओव्यूलेशन स्टेज, और उसके बाद जो है थर्ड वो है कार्पस ल्यूटियम या कार्पस ल्यूटिनम स्टेज। और इसी तरह फोर्थ स्टेज जो है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टेज। ये 4 स्टेजेस जो हैं ये इस साइकिल को जो है वो कंप्लीट करती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है इसमें क्या याद करेंगे कि फॉलिक्यूलर स्टेज है, ये आपने माइंड में रखना है। अब क्या आप देखिएगा क्या होगा कि सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन निकलेगा
जब ये हार्मोन निकलेगा तो जब निकल जाएगा तो ये हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है, तहरीक दे देता है किस चीज को, एंडोमेटेरियम को। ध्यान में रखेंगे एंडोमेटेरियम दरअसल यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार है जिसके अंदर बच्चे ने बनना है, जिसके अंदर डेवलपमेंट होनी है, उसको हम कहेंगे एंडोमेटेरियम। तो जो FSH है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के से निकला है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो FSH इस एंडोमेटेरियम को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ये जो आपके पास ओवरी है इसको भी स्टिमुलेट करता है कि एक हार्मोन को खारिज करो। अब इस ओवरी से हार्मोन निकलेगा, उसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है। तो दो काम हो गए कि FSH ने एंडोमेटेरियम को स्टिमुलेट किया, इसी तरह FSH ने ओवरी को स्टिमुलेट किया और ओवरी ने फिर क्या किया, एस्ट्रोजन हार्मोन को बना दिया। अब क्या होगा, इसके साथ साथ इट डेवलप टू प्राइमरी फॉलिकल सेल्स which contain primary ovocyte, कि ये बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल सेल को जो क्या करता है, बना देता है। तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर क्या मौजूद होगा, प्राइमरी ओवोसाइट मौजूद होगा, मतलब कि इमैच्योर एग मौजूद होगा। तो यहां तक आप लोग ज़हन में रखिएगा। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकला था, एस्ट्रोजन हार्मोन ने एंडोमेटेरियम को जब स्टिमुलेट किया तो इसको क्या कहता है, एंडोमेटेरियम को वास्कुलराइज कर देता है, ब्लड वेसल्स बना देता है, क्योंकि मुस्तकबिल में बच्चे ने उसमें रहना है। तो बच्चे के उसके अंदर रहने के लिए जो भी चीजें ठीक करनी है, जो भी प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, मतलब कंडीशन अच्छी करनी है बच्चे के रहने के लिए एंडोमेटेरियम के अंदर, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये सारे का सारा काम करवा रहा होता है। इसी तरह जब एस्ट्रोजन हार्मोन बन जाता है तब जो FSH बन चुका था उसने एस्ट्रोजन को निकाल दिया, तब खुद क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन का बन जाना FSH की जो सेक्रेशन है उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इसके अलावा क्या होगा कि बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बन जाते हैं। तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल सेल्स जो बनते हैं तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्राइमरी फॉलिकल सेल्स एक जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। अब इस सिलेक्टेड प्राइमरी फॉलिकल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल सेल का नाम देंगे। क्या चीज, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स का नाम देंगे। तो आप देखिएगा कि द राइपन एंड मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल सेल, के प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बने हुए थे, बाकी सबको मतलब क्या कर दिया गया, डीजनरेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनकी ब्रेक डाउन कर दी गई। जो सिलेक्ट कर लिया गया उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स का नाम देते हैं। अब क्या होगा देखिएगा, द ब्रेक डाउन ऑफ रिमेनिंग फॉलिकल सेल्स, जो बाकी मतलब एक तो सिलेक्ट हो गया है तो बाकी जो बचे हुए हैं उनकी ब्रेक डाउन करना डिजनरेटिव प्रोसेस की मदद से, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकल एट्रिशिया का नाम देंगे। तो दो शॉर्ट में ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स, मतलब कि जो फॉलिकल सेल्स बन चुके थे उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना। ये जो सिलेक्टेड है उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उनका डिजनरेट कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, वो क्या कहलाता है, फॉलिकल एट्रिशिया कहलाता है। तो यहां तक जब एक प्राइमरी फॉलिकल सेल सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी को डिजनरेट कर दिया जाएगा, तो यहां तक हमारे पास पहली स्टेज खत्म हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर स्टेज का नाम देते हैं। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड स्टेज है ओव्यूलेटरी स्टेज, ओव्यूलेशन स्टेज। ओव्यूलेशन स्टेज में क्या होता है देखिएगा। तो ये जो पहला प्रोसेस था वो डे 1 से लेकर यहां तक होता है। यहां तक जब 13वां दिन आता है, मतलब इस फेज का मैंने कहा 28 दिन में ये कंप्लीट होता है, तो पहले से 13 दिन तक, 13 दिन से पहले तक ये सारा काम होता है। जब 13वां दिन आता है तब आपके पास जो प्राइमरी फॉलिकल सेल के अंदर ये जो प्राइमरी ओवोसाइट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर। अब जब सेकेंडरी ओवोसाइट बन जाती है तब 13 दिन के बाद जो 14वां दिन आता है तब इस प्राइमरी फॉलिकल सेल्स में से वो जो सेकेंडरी ओवोसाइट अब बन चुका है, जो पहले प्राइमरी ओवोसाइट था, इसका यहां से रिलीज हो जाना, मतलब सेकेंडरी ओवोसाइट का प्राइमरी फॉलिकल सेल से निकल जाना, इसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेटरी स्टेज का नाम देंगे या ओव्यूलेशन स्टेज का नाम देंगे। अब आप देखिएगा जरा कि इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज ऑफ FSH, कि मैंने पीछे बताया था कि जब एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू कर देगा तो FSH कम होना शुरू हो जाएगा।
इस तरह जब ये काम होता है, मतलब कि एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा होना शुरू हो जाती है, एफएसएच की कम होना शुरू हो जाती है, तब एक और हार्मोन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम देते हैं। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये फिर क्या करता है, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल सेल, कि प्राइमरी फॉलिकल सेल्स में से सेकेंडरी ओवोसाइट को रिलीज करना ओव्यूलेशन कहलाता है, और इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, सेकेंडरी स्टेज या सेकंड स्टेज, और इसका नाम क्या है, ओव्यूलेशन स्टेज। अब जब यहां से ये निकल जाता है, फिर क्या होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेल था उसमें से ये वाला सेकेंडरी ओवोसाइट निकल गया, बाकी जो बचेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इस साख में, मतलब इस साख के अंदर। इस साख में ये दरअसल मतलब ये वाली साख जो है ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जेलस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और इसको हम क्या कहेंगे, कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम फिर क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को खारिज करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आगे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा कि यहाँ से जो सेकेंडरी ओवोसाइट निकल रहा है, सेकेंडरी ओवोसाइट आगे जाके, क्योंकि 28वां दिन जब आएगा तब 28 दिन तक जो यहाँ से सेकेंडरी ओवोसाइट निकला वो फिर इंतजार करता रहता है कि स्पर्म कब आएगा, उसके साथ मिलने के बाद फिर प्रेगनेंसी होगी। अगर शादी हो गई है तो मतलब मिलाप होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगी, तब यहां से जो है प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और बर्थ हो जाएगी। अगर शादी नहीं हुई, तब मिलाप नहीं हुआ, तब ये जो 28 दिन के बाद सेकेंडरी ओवोसाइट है वो मतलब खारिज हो जाएगा बॉडी से, और इसको हम क्या कहेंगे कि मेंसेस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। यहां तक आपको रिमाइंड रखना है। अब जैसे कि मैं आपको यहां तक बता चुका था, अब हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेज है। सेकंड स्टेज में सेकेंडरी ओवोसाइट जो है यहां से निकल गया था, इसको हम क्या कहते थे, ओव्यूलेशन स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटिनम स्टेज। अब कार्पस ल्यूटिनम स्टेज के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल सेल, मतलब ये वाला प्राइमरी फॉलिकल सेल जिसके अंदर से सेकेंडरी ओवोसाइट निकल चुका है, यही प्राइमरी फॉलिकल सेल अपने आप को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर, और वो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटिनम कहलाता है। ये बातें आपने माइंड में रखनी है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या होगा कि ये जो कार्पस ल्यूटिनम है ये फिर एक हार्मोन को बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन पे क्या करता है, डेवलपमेंट करता है किस चीज की, एंडोमेटेरियम की। एंडोमेटेरियम की डेवलपमेंट करता है, उसको अच्छा कर देता है कि उसके अंदर क्योंकि बच्चे ने रहना है, अगर क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुई तो। अब आप देखिएगा, अब एंडोमेटेरियम की डेवलपमेंट करेगा, क्यों, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि सेकेंडरी ओवोसाइट को कंसीव कर सके, मतलब कि जाइगोट को, मतलब जब सेकेंडरी ओवोसाइट स्पर्म के साथ मिलेगा तो यहाँ से जाइगोट बनेगा, तो उसको कंसीव कर सके, अपने अंदर रख सके, इस काबिल बना देता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। किस चीज को इस काबिल बनाता है, एंडोमेटेरियम को। अब आप देखिएगा, इसके साथ साथ प्लेजेंटा को बना देता है। प्लेजेंटा की मदद से फिर जो खुराक है, ऑक्सीजन है, वो मां से बच्चे में मुंतकिल होती है, और ये एक लिंक होता है मां और बच्चे के दरमियान। तो ये सारे का सारा काम किसने करना है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने। प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकलेगा, कार्पस ल्यूटिनम के अंदर से। कार्पस ल्यूटिनम क्या है, वही प्राइमरी फॉलिकल सेल है जिसके अंदर से खारिज हो गया था क्या चीज, सेकेंडरी ओवोसाइट, और ये कार्पस ल्यूटिनम कहलाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद है हमारे पास फोर्थ स्टेज, मेंस्ट्रुएशन स्टेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, शर्त है फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगी तब ये प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब जो बॉडी से ब्लीडिंग होनी थी, जो डेबिस निकलना था, गंद निकलना था, वो नहीं निकलेगा। मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस नहीं होंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी फिर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहता है, उसको हमें देखना है। अब आप देखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब कार्पस ल्यूटिनम जो है वो डीजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटिनम जो बना हुआ था वो टूट जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसके साथ साथ इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि इसी ने प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा रहा था। ये मतलब ये जो आपके पास कार्पस ल्यूटिनम था वही प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ा रहा था। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, तो जो कंडीशंस बनाई जा रही थी बच्चे के लिए, तो उनको फिर से खत्म किया जाएगा कि हमारे पास कार्पस ल्यूटिनम टूट जाएगा, इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा, और इसके अलावा जो एंडोमेटेरियम बन चुकी थी बच्चे को अपने अंदर रखने के लिए वो भी डीजनरेट हो जाएगी। जब वो डीजनरेट हो जाएगी
तब मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या कहा मैंने? मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे कि डिस्चार्ज होगा डेब्रिस, क्योंकि ये सारी चीजें टूट जाएंगी, डेब्रिस खारिज होगा, इसके साथ साथ ब्लड निकलेगा, ओवा निकलेगा, लिक्विड नुमा ओवर मतलब वो भी निकलेगा। 28 दिनों के बाद इसको हम कहेंगे मेंसेस। और अब मेंसेस जो है वो 3 से 4 से मतलब 3 4 5 ये जो डेज होते हैं, इतने दिन तक ये ब्लीडिंग चलती रहती है। अब बाजू का डिस्टर्बिंग आ जाती है। अब डिस्टर्बिंग में मतलब आगे पीछे हो जाता है ये प्रोसेस। डिस्टर्बिंग क्यों आती है? ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। जो फीमेल होगी अगर उसके मतलब उसने जो ग़िज़ा इस्तेमाल की है उसमें मेल न्यूट्रिशन है, खुराक की कमी है, तब भी ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा जहन में रखिएगा कि इमोशनल डिस्टर्बिंग, अगर कोई जो फीमेल है वो इमोशनली मेंटली डिस्टर्बेंस का शिकार है, तब भी ये प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा मेनोपॉज मैंने बताया कि फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज का नाम देते हैं। ये बातें आपने माइंड में रखनी है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा मतलब डायग्राम की मदद से देखें कि ये जो सारी चीज़ें जो थी, एंडोमेट्रियम बन चुकी थी, ब्लड वेसल्स बन चुकी थी, वो सारी टूटेंगी, तो यहाँ से जो है वजाइना की मदद से बॉडी के बाहर जो है क्या हो जाता है? ब्लड निकल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन का नाम देते हैं। होप ये टॉपिक जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसको ऐसे ही आप लोगों ने लिख लेना है, आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मतलब टॉपिक एंजॉय किया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक दें, एक प्यारा सा कमेंट दें, और इसके साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।